एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण कक्षा के साथ मैं मुखातिब हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को आयाम दे रहे होंगे। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ एक नए कंटेंट में मैं आपको जोड़ने चल रहा हूँ। आप सारी निराशाओं से, सारी अपने कष्ट वाली फीलिंग से थोड़ा सा दूर आकर के सोचें, क्योंकि व्यर्थ किस्मत पर रोने से क्या फ़ायदा। कुमार विश्वास जी ने कहा कि व्यर्थ किस्मत पर रोने से क्या फ़ायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। इसी आशा के साथ अपने तमाम गमों को त्याग कर एक बेहतरीन तैयारी को आयाम दें कि कोई ऐसी चीज़ जो आपसे दूर है, जिसे पाना है तो वो है आपका लक्ष्य, केवल अचीव करना है तो लक्ष्य। सारा ध्यान हटा लीजिए, मोह माया से दूर आइए और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को आयाम दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके का वर्क आपको करना बहुत ही आवश्यक है। हमने जहाँ टॉपिक उल्लिखित कर रखा है, मौसम की तरह क्यों बदल जाते हैं लोग। और सच पूछो, ये सोचने का वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सोचना हमें है कि मौसम क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मौसम क्यों बदलते हैं, क्यों हम कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ऐसे तमाम मौसम का हालचाल लेते रहते हैं प्रतिवर्ष। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि इन तमाम पहलुओं से हमारा जीवन चक्र गुजर रहा है। और इन्हीं जीवन चक्र में, यानी इसी पहलू में एक दिन हमारा जीवन भी गुजर जाता है ना। तो भाई, ये स्वागत है आपका। मौसम क्यों बदल जाते हैं, एक बहुत ही छोटा सा ग्राफ बना के मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा ग्राफ आप हमारे साथ सीखने का प्रयास कर लें, बस आपका काम हो जाएगा। मौसम क्यों बदल जाते हैं, और ये काफ़ी उत्तर भी आपको सिखा के जाने वाली है ये क्लास। ध्यान देना, ये हमारा मान के चलें सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और कुछ इस तरीके की देखना संरचना हम बना रहे हैं। यहाँ आपकी पृथ्वी को लगा रहे हैं, ये होगी आपकी पृथ्वी, ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। इतनी बात से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तक जान जाएंगे जरूर। अब ये समझना, एक पृथ्वी यहाँ बना रहे हैं, और ये आपकी देखना वही लाइन कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और ये बीच वाली भूमध्य रेखा। वही कुछ काम यहाँ भी करने वाले हैं हम। एक पृथ्वी को यहाँ बनाने वाले हैं ऐसे करके। ये होगी आपकी कर्क रेखा, ये होगी भूमध्य रेखा, और ये होगी मकर रेखा। एक पृथ्वी यहाँ और बनाने वाले हैं इस तरीके की। फिर से वही मामला कर्क, मकर और भूमध्य की। यहाँ तक तो मुझे लगता कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखना जरा कि ये जो फिगर बना हुआ है, यहाँ कुछ डेट्स मैं डालूंगा, और उन डेट्स को आपको याद रखना है। और अगर ऐसा कर ले गए आप, तो आप सारी बातें किसी दूसरे व्यक्ति को भी बता सकते हैं। ऐसा अच्छा मैं क्यों कहता हूँ, ऐसा इसलिए कहता हूँ शेयर करने के लिए। वीडियोज क्यों शेयर करवाता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई चैनल का ही ग्रोथ होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। होता क्या है, अगर हम अपनी जानकारी किसी को शेयर करते हैं तो हमारी जानकारी घटती नहीं है, बल्कि मजबूत होती है, और पूरे जीवन काल हमारे साथ लगी रहती है, हम उसे भूल नहीं पाते हैं। कोई भी चीज़ें जो आपसे बहुत मन से जुड़ी रहीं, वो कभी भूलती नहीं है। किसी को देखने के लिए एक पल काफ़ी है, किसी को देखने के लिए एक पल काफ़ी है, और किसी को पसंद नापसंद करने के लिए एक दिन काफ़ी है, और किसी से प्यार करने के लिए एक साल काफ़ी है, लेकिन उस एक चेहरे को भूलने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाएगी मेरे दोस्त, पूरी उम्र। आप सोचो उस जगह जहां आप पूरे लगाव से जुड़ेंगे। अगर इस क्लास के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही मेहनत से जुड़ जाएंगे आप, हकीकत में आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है हमें इन्हें याद करना। आप ये मत सोच लेना कि आप किस जगह जा रहे हैं, हकीकत में आपको एक अच्छी जगह लाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरे मनोवेग से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फिगर कोई टफ तो रहा नहीं, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत भी नहीं रही। मैं अब यहाँ 4 डेट उल्लिखित करूँगा,
4 तारीखें, ध्यान देना, यहां मैं लिखूंगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, और मैं यहां लिखूंगा 21 जून, और मैं यहां लिखने वाला हूं 21 मार्च, और यहां लिखने वाला हूं 23 सितंबर। यहां तक तो मुझे लगता है आप किसी को कोई डाउट नहीं, ये 4 डेट याद करना भी आसान है। 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे डेट्स हैं हमारे सामने आ गए, फिगर की संरचना हमारे सामने आ गई। अब समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये 4 पृथ्वियाँ क्यों बनाई गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि हर स्टेप पर आपका मौसम भी चेंज होता है, और आप ये जान पाएंगे कि हमारी पृथ्वी कभी यहाँ कभी यहाँ ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। 365 दिन में 365 सही 1/4 लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि दिन का 1/4 हिस्सा ज़्यादा है एक परिक्रमा में, यानी एक साल में, अर्थात 5 घंटा, वो जो बता रहा था 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड जो परिक्रमण काल की अवधि है, ये लगभग 6 घंटा मान ली जाती है। और आगामी चौथे वर्ष, जिसे आप लीप वर्ष कहते हैं, जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं, सुगमता और सरलता के लिए चौथे वर्ष में फरवरी को 29 दिनों का कर दिया जाता है। उस समय हमारे वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है आपको? ध्यान देना, हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इतने दिनों में करती है, आपके सामने उल्लिखित है। हमारा वही एक वर्ष माना जाता है। एक वर्ष में अगर हमसे कभी भी अवधि पूछी जाती है तो हम यही बताते हैं कि हमारे एक वर्ष में कितना समय होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा जितने समय में करती है। देखना, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, एक समय ऐसे स्टेज पर पहुंची हुई है जहां हमने 22 दिसंबर लिख रखा है। मैं एक सहज तरीका आपको दे दूं, जो भूगोल से पहली बार वाकिफ हो रहे होंगे उनके लिए एक बहुत ही आसान बात मैं बता दूं। ध्यान देना, थोड़ा सा इतनी बात समझ लो, ये फिगर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये आधा जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में मौसम जैसा होगा उसका विपरीत यहाँ होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, ये आपको पता है, तथा कक्षीय तल से, कक्षीय तल का मतलब जो पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी ये वाला तल जहाँ सूर्य की परिक्रमा वाला तल बना हुआ है, उस कक्षा से लेकर के पृथ्वी का जो झुकाव वाला हिस्सा है, यानी कक्षीय तल से लेकर के 66.5 अंश का कोण बनाती है। इस बात की बाबत जानकारी आपको इसके पहले वाले एपिसोड में मैं दे चुका हूँ, आप ले भी चुके हैं। इतनी सहजता से इस बात को यूँ इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच जाए और आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ध्यान देना, मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है, परंतु सूर्य की परिक्रमा करने वाले कक्षा तल से अगर एक रेखा खींच ली जाए, उस झुके हुए अंश को, उस झुके हुए लाइन को मिला लिया जाए तो 66.5 अंश का कोण बनाएगी उस कक्षीय तल से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस बारे में बात भी की जा चुकी है, आप पिछले एपिसोड में से देख सकते हैं। अब यहाँ जरा ध्यान दें, एक वक्त ऐसा है कि 22 दिसंबर की तारीख है और हमारी पृथ्वी कुछ यहाँ पहुँची हुई है, सूर्य यहाँ है, परिक्रमा कर रही है। आप जरा ध्यान देना, मैं सूर्य की किरणों को यहाँ पहुँचाना ही चाहता हूँ क्योंकि ये आपको बहुत कुछ बता जाएंगे। आप देखो जरा, सूर्य की किरणें यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा कठिनाई ले रही हैं, लेकिन यहाँ एकदम सीधी पड़ रही हैं। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। टार्च किसी को सीधा मारोगे ना तो ज़्यादा प्रकाशमान होगा, ये तो क्लियर बात है ना। तो सीधी किरणें जहाँ पड़ेंगी इसका मतलब वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। तो सूर्य की किरणें इस समय मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मकर रेखा पर, ठीक। मकर रेखा पर कैसी पड़ रही हैं? सीधी। देखो मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ध्यान देना, ये भूमध्य रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में आएगी कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में आएगी मकर रेखा। क्लियर? ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है।
अच्छा मान के चलो मैंने बात किसकी की है, माँ की, यानी मकर रेखा की। मकर रेखा किस गोलार्ध की बात करता है, दक्षिणी गोलार्ध की कर रहा है ना। और अभी हमने आपसे कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में जो कुछ होगा उसका विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होगा। हम लोग कहाँ रहने वाले हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले। ये हमारा बेसिक नॉलेज है, इसे हमें जरूर जानना होगा, अन्यथा ये बात हमें तो समझ में ही नहीं आएगी। अब जरा ध्यान दें कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा उष्मा होगी, बहुत ज़्यादा तापमान होगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक, तो यहाँ का जो मौसम है 22 दिसंबर, जिसे हमने 22 दिसंबर लिख रखा है, वाकई में क्या है ये, इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। ध्यान देना, दो बातें जान रहे हो, मौसम बदल तो रहे हैं, दिन और रात भी बड़ी छोटी क्यों हो जाती हैं, ये भी आप इस महत्वपूर्ण क्लास से सीख के जाने वाले हैं। ये क्लास मामूली नहीं है, वाकई इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ने वाली है। लेकिन इसके ठीक बाद देखना मैं क्या कहने वाला हूं, आप जरा सोचो, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। मेरे दोस्त यहां बना देता हूं मैं, समझते रहना, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। लेकिन आप सोचो क्या सूर्य और नीचे जाएगा? नहीं, यही समझना है, सूर्य और नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। अब सूर्य यहीं से रिटर्न होगा, अर्थात कहने का मतलब अब हमारी पृथ्वी घूम रही है, यानी अब मकर रेखा को छोड़ना होगा और अब सूर्य हमारी कर्क रेखा की तरफ यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। इसीलिए यह इसे शीत अयनांत कहते हैं, शीत अयनांत। इसे शीत अयनांत इसलिए कहा जाता है, आप समझ सकते हैं कि अब क्या है, धीरे धीरे ये 22 दिसंबर उस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ, जिस तरफ गर्मी आने वाली है, सॉरी जिस तरफ ठंडक आने वाली है, शीत अयनांत आने वाला है। अर्थात दूसरी भाषा में समझ लें, 22 दिसंबर को शीत अयनांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं और हम उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं। इस समय यहाँ ठंडी होती है, यानी 22 दिसंबर में हमारे यहाँ पूरी तरीके से ठंड होगी, अतः हम इसे शीत अयनांत कह लेंगे। या दूसरे शब्दों में समझ लो कि 22 दिसंबर को शीत अयनांत इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहीं से प्रारंभ होगा आप किसका, धीरे धीरे आगमन होगा, शीत की तरफ रवाना हो जाएगा ये दक्षिणी गोलार्ध। जहां दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी है, आपको अभी मैंने बता दिया कि 22 दिसंबर के दिन, इसका मतलब साफ है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, पूरी तरीके से ठंड होगी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिस कर जाना तो तुरंत वीडियो को वापस करना, वापस जाना और फिर से देखना, तो आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम लोग 22 दिसंबर पर ही बने हुए थे। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है, हमने इसे शीत अयनांत कह करके पुकार लिया है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, है ना, शीत अयनांत करके मैंने पुकार लिया। अब जरा ध्यान दें, हमारी पृथ्वी अब कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी यहां पहुंच गई। समय है 21 मार्च का, समय है 21 मार्च का। 21 मार्च को जब यहां पहुंच गई हमारी पृथ्वी, तो अब जरा देखना, सूर्य की किरणें बिल्कुल कर्क, मकर और इस सब पर इस तरीके से जा रही है, परंतु भूमध्य रेखा पर सूर्य से जो कोण होगा वो 0 अंश का होगा, यानी बिल्कुल सीधी पड़ेगी, बिल्कुल सीधी पड़ेगी। यानी इस समय प्रकाश किरण पूरी पृथ्वी पर समान रूप से इस तरीके से जाने वाला है, पूरी पृथ्वी पर समान रूप से इस तरीके से जाने वाला है। इसलिए 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने वाले हैं। दिन रात क्या हो जाएंगे भैया, बराबर होंगे, ये बात ध्यान देना। अब देखना, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर, तो दिन और रात बराबर हो जा रहे हैं। ये काम यहां हो गया। 21 मार्च का सफर आगे बढ़ने दीजिए, सफर को चलने दीजिए। चलते चलते हम अपने यहां पहुंच गए इस कंडीशन में। अब हमारे सूर्य यानी प्रकाश का किरण यानी इस कर्क रेखा पर पड़ेगा,
तो जब कर्क रेखा पर पड़ेगा मामला होगा 21 जून का। कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ सीधी पड़ रही है। समझ गए ना? 21 जून को क्या है, यहाँ पे गर्मी हो रही है। लेकिन अब इसी जून की बात करें दक्षिणी गोलार्ध वालों में यानी ऑस्ट्रेलिया की तुलना कर लें, वहाँ क्या होगी? बिल्कुल ठंड होगी। दिन और रात बराबर होते हैं हमेशा, तो भूमध्य रेखा की बात कर सकते हो, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा लगभग भूमध्य रेखा पर पड़ती ही पड़ती हैं, इसीलिए तो वहाँ सदाबहार वन रहते हैं, इसलिए तो वहाँ पर खाते पीते घर के वन होते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी धूप, अच्छी खासी वर्षा हमेशा होती रहेगी। तो बेहतर है ना, वहाँ का जीवन यापन अलग है, क्योंकि वो वहाँ वनस्पतियों के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। हमारे कहने का तात्पर्य बस इतना है, आप देख रहे हो पूरी फिगर के माध्यम से सारी बातें आप समझ रहे हैं। पूछा जाएगा दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये कोई भी देश का निवासी कह सकता है, केवल किसे छोड़कर? आपका ध्रुवों को छोड़कर। ध्रुवों की कंडीशन अलग अलग होती है, वो आप बात जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उस पर भी चर्चा मैं करूंगा। तो दिन और रात बराबर हुए कब? 21 मार्च को हमारी पृथ्वी पहुंच गई कुछ इस कंडीशन में, सूर्य की परिक्रमा करते करते कुछ इस तरीके से हो गई, तो सूर्य की किरण कहाँ चली आई? कर्क रेखा पर। दिन हमने उल्लिखित कर दिया 21 जून का, क्योंकि यह भी याद रखें, जरूरी बातें तो आप जान ही रहे हैं कि मौसम क्यों बदल रहा है, क्योंकि आप सीधी बात कर सकते हैं, क्योंकि सर हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, अलग अलग कंडीशन हो जाने पर अलग अलग प्रकार का मौसम हमारे सामने आ जाता है, इसलिए मौसम बदल जाते हैं। यहाँ देखना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया मेरे भैया। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ आएंगे, जब यहाँ पहुँच जाएंगे 23 सितंबर को, फिर से सूर्य की किरणें बिल्कुल आप ऊपर समझ चुके हैं सीधी पड़ने वाली हैं पृथ्वी पर, इसीलिए अब क्या होगा? फिर दिन और रात बराबर होंगे। तो आपने 2 बार देखा कि दिन और रात इक्वल हो गए हैं, यानी बराबर हो गए हैं 2 बार, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को एग्जामिनर बहुत बार ये प्रश्न कर चुके हैं। आगे देखना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है इसकी बाबत चर्चा हो चुकी। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसकी भी चर्चा हो चुकी। इसे शीत आयनांत कहते हैं और इसे देखना ग्रीष्म आयनांत कहते हैं। आप सीधी बात कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा गर्मी है ग्रीष्म आयनांत है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि अब हम 21 जून से यानी उस गर्मी से पलायन करने वाले हैं जो अब तक भयानक स्थिति बना चुका था। गर्मी तो हम पिछले मार्च से ही शुरू कर चुके हैं झेलना, यहाँ पहुँचे हैं जून में, यानी अब हमारा सूर्य धीरे धीरे हमसे अब दूर जाना शुरू करेगा उत्तरी गोलार्ध से, यानी अब हम धीरे धीरे राहत महसूस करना शुरू करेंगे। जुलाई आएगी, बरसात का मौसम होगा, धीरे धीरे हमें इस तपन से उबन मिलने वाली, यानी छुटकारा मिलने वाला, जो तपन हमें तपिश दे रही थी। देखना जरा, तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ग्रीष्म आयनांत हो गया, यानी अब मान के चलो ग्रीष्म का, मैं अपने तरीके से याद कर सकता हूँ, ये जरूरी है। ग्रीष्म आयनांत का मतलब ग्रीष्म का अंत होने वाला है अब, शीत आयनांत का मतलब शीत का अंत होने वाला है अब। क्या इतनी बातों को आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पा गए हैं? अगर ये समझ पा गए हैं तो अब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर भी बता पाएंगे और जान भी पाएंगे। पहली बात समझना, मौसम क्यों बदलते हैं? सर क्योंकि सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है ना, तो सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है, जिसका समय हम आप जान ही रहे हो, हमारा 1 वर्ष का समय होता है। ऐसे कंडीशन में वो अपने मार्ग में कई प्रकार का व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी जब परिक्रमा कर रही होती है तो कई प्रकार के स्टेजों से गुजर जाती है। अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश सीधा पहुंच पाता है और कुछ भाग पर सीधा नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जरूरत के साथ आगे जाने पर जिस भाग पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था वो भी कभी सूर्य के सामने हो लेता है, और जिस पर पहुंच रहा था वो बेचारा पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश वहां भी पहुंचता है। क्या ठंडी में आपके यहाँ प्रकाश नहीं आता है, लेकिन होता क्या है कि अब मौके पर जो प्रकाश हमारे यहाँ आ रहा है वो तिरछा आ रहा है, अर्थात वो सीधा नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें इतनी ऊर्जा यानी इतना दम नहीं होता है। समझ गए ना आप? तो ये हुआ कि मकर, ये जो कंडीशन आपके सामने उल्लिखित कर रखा है,
इससे आप समझ पाइए अलग अलग स्टेज, अलग अलग प्रकार की हमारी पृथ्वी बिहेवियर कर रही है, अतः अलग अलग प्रकार के मौसम हम अपने जीवन काल में देख पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो बातें हम समझ चुके हैं। आगे का प्रश्न क्या कर सकता है एग्जामिनर। मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग स्तर से देखना जरा। जो उत्तरी गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होगा, मौसम की बात कर रहा हूं। दक्षिणी गोलार्ध का जो मौसम अगर गर्म है तो पक्की बात मान के चलना हमारे यहाँ ठंड होगा, और अगर हमारे यहाँ ठंड है यहाँ गर्म है, इसका मतलब उल्टा है, यहाँ गर्मी है तो यहाँ ठंडी होगी। इतनी बात आप जान लो। मैंने कहा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा मेरे दोस्त, सबसे बड़ा दिन। तो बताना उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा। अपोजिट बोला है ना, यही जो इनका बड़ा है वही हमारे उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा, छोटा। देखो मैं लिख भी रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, ये तो आप बता सकते हो। 22 दिसंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहीं इस चीज को लिख दें हम, क्यों यहां लिख रहे हैं देखना। ये जो 22 दिसंबर है आपने क्या लिखा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक, नीचे देखो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। क्लियर, इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, आने वाला है 22 दिसंबर आने वाला है, और उस दिन सबसे छोटा दिन पाओगे आप और सबसे बड़ी रात पाओगे आप। क्लियर, देखो क्या बता गए। अब हम ये कहने वाले हैं कि यदि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे बड़ी रात कब होगी बताना। ये सबसे बड़ा दिन है ना 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में, इसका मतलब हुआ 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। कहां, दक्षिणी गोलार्ध में। देखो कितना उत्तर है, सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में कब होगी, 22 दिसंबर को। लेकिन अपने गोलार्ध में मेरे दोस्त इसी 22 दिसंबर को देखना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात होगी। क्लियर है ना, क्लियर भी कर पा रहे होंगे आप, मुझे विश्वास है ये सारा मामला आप क्लियर कर चुके होंगे। सबसे छोटी रात सबसे बड़ी रात क्यों हो रहा है, इसका अपोजिट देख लो। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो पक्की बात मान के चलना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन। अगर मैं ये कह दूं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात होगी कि नहीं होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात किस दिन होगी, 21 जून को, क्योंकि इस दिन का मान बहुत बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी। आप सोचो अगर मैं कहूं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होगी, तो आपके सामने देखना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होगी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होगी, तो 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होगी, तो आप कह सकते हैं सर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी 21 जून को। क्लियर है ना, एक दूसरे का पूरा मामला अपोजिट है। अगर कोई बात आप सही ढंग से नहीं कंठस्थ कर पाए होंगे तो थोड़ा सा वीडियो रिकैप करेंगे, पुनः सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस बाबत जानकारी मेरे हिसाब से आप ले चुके हैं। आपका समय नुकसान ना हो, आप मान के चलें ये पूरी तैयारी आप बेहतर ढंग से कर पाए हों। मौसम क्यों बदल रहे हैं, हमारी पृथ्वी की संरचना क्या है, किस तरीके के ये काम हो रहे हैं, पृथ्वी दिन रात बराबर कब होते हैं, गर्मी सर्वाधिक हमारे उत्तरी गोलार्ध में कब है, दक्षिणी गोलार्ध में कब है और क्यों है, ये सारी चर्चा मैं आपके सामने कर चुका हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर ये आपके लिए बेहतर साबित हो और आपने पूरे मनोवेग से इसका अध्ययन कर लिया है, हमसे अच्छे ढंग से आप जुड़े रहे और हम अपनी इस क्लास को आप तक शेयर करने में सफल हुए हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए और करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट के साथ, मिलेंगे। तैयारी को आयाम देते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।